हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। तो हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका फिफ्थ केस सिनारियो। इसके पहले हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी आपके पहले चार केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया था। तो आज हम करेंगे आपका फिफ्थ केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। तो यहाँ पे जो आपको रहने के लिए घर दिया गया उस पर विजिट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, what amount of health insurance premium paid during the previous year 24-25 by Mr. Hardik can be claimed as a deduction while computing the total income अगर उन्होंने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है। तो यहाँ पे जो उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका यहाँ पे उनको कितना डिडक्शन दिया जाएगा वो भी हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। तो यहाँ पे जो कार फैसिलिटी आपको दी गई है उसकी भी यहाँ पे आपको परक्विजिट वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, would you advise to Mr. Hardik to exercise the option to shift out of the default taxism under section 115 BSE। तो यहाँ पे इन्हें 115 BSE लेना चाहिए या इसमें से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्सेस में जाना चाहिए। तो सर इसके लिए तो हमें यहाँ पे इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। उसी के बेस पे हम यहाँ पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 115 BSE लेना चाहिए या इसमें से आपको ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्सेस में जाना चाहिए, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, जो केस स्टडी में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है अब हम यहाँ पे उसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया है, मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर्स is appointed as senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai on 1st February 2024 in the scale of rupees 35,000 3500 65,000। तो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी के लिए पे स्केल दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा, जिस दिन आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया दैट इज 1st February 2024, उस दिन से आपको जो मंथली बेसिक सैलरी मिलेगी वो रहेगी यहाँ पे रुपीज 35,000। उसके बाद अगले साल यानी 1st February 2024 से एग्जैक्टली एक साल बाद जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट किया जाएगा बाई रुपीज 3,500। तो यहाँ पे आपको 1st February 2025 से जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे हो जाएगी रुपीज 38,500। और उसके बाद अगले साल वापस से आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज की जाएगी बाई रुपीज 3,500। और इसी तरीके से आपकी हर साल बेसिक सैलरी इंक्रीज की जाएगी बाई दैट अमाउंट जब तक आपकी बेसिक सैलरी मंथली रुपीज 65,000 नहीं हो जाती, ठीक है सर। अब सर हमें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 24-25 यानी 1st अप्रैल 2024 से लेके 31st मार्च 2025 तक की बेसिक सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले जो आपकी 1st फरवरी 2024 से 31st जनवरी 2025 तक जो बेसिक सैलरी रहेगी मंथली वो रहेगी यहाँ पे रुपीज 35,000। उसके बाद 1st फरवरी 2025 से मंथली बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी रुपीज 38,500। तो करंट प्रीवियस ईयर में 1st अप्रैल 2024 से 31st जनवरी 2025 तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी रुपीज 35,000। तो आप क्या करिए 35,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मंथ से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज 3,50,000। और उसके बाद 1st फरवरी से लेके 31st मार्च 2025 तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी रुपीज 38,500। तो उस 2 महीने की जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 38,500 से, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज 77,000। तो यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने की बेसिक सैलरी मिल जाएगी रुपीज 4,27,000, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या दिया, ही इज पेड डीएनएस अलाउंस एट द रेट 40% ऑफ सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो डीएनएस अलाउंस आपको दिया जा रहा है वो पूरा आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा और वो यहाँ पे आपको दिया है 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो हमें मिली थी वो मिली थी रुपीज 4,27,000, उसका 40% कर दीजिए तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज 1,70,800। वो आपका डीएनएस अलाउंस है, ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको क्या दिया, ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन 1st अक्टूबर 2024 द कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया और ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है जो आपको दिया गया 1st अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पे ये जो अकोमोडेशन है वो कंपनी का खुद का नहीं है, इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे कंपनी ने खुद उसको किसी से रेंट पे लिया और आपको यहाँ पे रहने के लिए दिया और कंपनी यहाँ पे लीज रेंट पे कर रही है रुपीज 5,000 पर मंथ। तो अब सर यहाँ पे इस रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या रहेगी, तो इसके लिए यहाँ पे सैलरी चैप्टर में आपको क्या बोला गया है कि अगर आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन रहने के लिए दिया जा रहा है और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, लाइसेंस फीस जितनी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की है वो अमाउंट ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट एम्प्लॉय से आपने रिकवर किया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर हार्दिक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयर ने खुद किसी से वो अकोमोडेशन रेंट पे लिया है तो जितना एक्चुअल लीज रेंटल उसने पे किया है वो अमाउंट ले लीजिए या फिर दूसरा अमाउंट यहाँ पे कंपेयर करिए 10% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा उतना यहाँ पे होगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब इसके अलावा यहाँ पे जब हम लीज रेंटल लेंगे जो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया और जो आपकी सैलरी है क्या वो पूरे 12 महीने की ली जाएगी, आंसर इज नो। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके एम्प्लॉय ने जितने पीरियड के लिए वो अकोमोडेशन ऑक्यूपाई किया उतने पीरियड की सैलरी और उतने पीरियड का ही लीज रेंटल यहाँ पे लिया जाएगा इस वैल्यू ऑफ परक्विजिट को निकालने के लिए।
अब यहाँ पे आपको ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन रहने के लिए दिया गया था 1 अक्टूबर 2024 को, यानी करंट प्रीवियस ईयर में आपने सिर्फ 6 महीने के लिए इस अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया है, तो यानी यहाँ पे सिर्फ 6 महीने की सैलरी ली जाएगी और सिर्फ 6 महीने का ही लीज रेंट का अमाउंट लिया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पर विजिट। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में आपकी सैलरी में कौन कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे, तो सर एक तो आपका बेसिक सैलरी लिया जाएगा, इसके अलावा आपका जो डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वो लिया जाएगा, इसके अलावा आपके ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस लिए जाएंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई बोनस दिया जाए तो वो ले लीजिए, इसके अलावा आपके ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन लिए जाएंगे और अगर आपको कोई और मॉनेटरी पेमेंट किया जाए तो वो भी यहाँ पे सैलरी में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीज बोली गई है कि आपके और कोई भी परक्विजिट की वैल्यू सैलरी में इंक्लूड नहीं की जाएगी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट दिया, उस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो अमाउंट यहाँ पे आपको निकालने हैं। एक तो आपको निकालना है एक्चुअल लीज रेंट जो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया वो ले लीजिए, और इसके अलावा दूसरा अमाउंट आपको निकालना है 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे एक्चुअल लीज रेंट कितना पे किया 6 महीने के लिए, मंथली रेंट आपको दिया था ₹5,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 महीने से, तो यहाँ पे आपको 6 महीने का लीज रेंट मिल जाएगा ₹30,000। उसके बाद हम यहाँ पे ये 6 महीने की सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी और जो आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा वही लिया जाएगा, बिकॉज और एलिमेंट जो लिए जाते हैं सैलरी में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो ये दोनों चीजें आप सिर्फ सैलरी में ले लीजिए। बेसिक सैलरी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, और वो भी 1 अक्टूबर 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक का जो पीरियड है उस पीरियड की बेसिक सैलरी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 24 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक जो बेसिक सैलरी आपको मिल रही है पर मंथ वो मिल रही है ₹35,000। तो ₹35,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मंथ से, तो यहाँ पे वो मिलेगा आपको ₹1,40,000। इसके अलावा बाकी के जो 2 महीने फरवरी एंड मार्च, उस 2 महीने में आपको बेसिक सैलरी मिल रही है मंथली ₹38,500। तो यहाँ पे 38,500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मंथ से, तो वो आपको मिलेगा ₹77,000। तो यहाँ पे इस 6 महीने की टोटल बेसिक सैलरी आपको मिल जाएगी ₹2,17,000। उसके बाद यहाँ पे डीएनएस अलाउंस जो आपको दिया गया था वो दिया गया था 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹86,800। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी इस 6 महीने की फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वो आपको मिलेगी ₹3,03,800। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, आपको यहाँ पे एक्चुअल लीज रेंट मिला था 6 महीने का ₹30,000। इसके अलावा जो आपको सैलरी मिली है इस 6 महीने की वो यहाँ पे आपको मिली थी ₹3,03,800, उसको मल्टीप्लाई करिए 10%, तो वो अमाउंट आपको मिलेगा ₹30,380। अब इन दोनों में से आपका लोअर अमाउंट है ₹30,000, तो वो आपकी यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या रहेगी, वो हमें यहाँ पे मिल गई ₹30,000। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। अब इसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या दिया गया, यहाँ पे आगे आपको ये लिखा है, he has been provided a car of above 1.6 liters of capacity which is used by him for private purpose only. The actual cost of car is ₹8 lakhs. The monthly expenditure of car is ₹5,000 which is fully made by the employer. कार इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने आपको कार फैसिलिटी प्रोवाइड की है और ये जो कार है वो एम्प्लॉयर की खुद की है, और यहाँ पे आपको ये कार एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए दी जा रही है। तो सर इस केस में हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको इस परक्विजिट के लिए प्रोविजन क्या दिया गया सैलरी चैप्टर में, तो वहां पे आपको ये बोला गया है, सबसे पहले आप एक काम करिए, इस कार से रिलेटेड जो आपका एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो आपके एम्प्लॉयर ने बेयर किया वो अमाउंट ले लीजिए। इसके अलावा आपको एक और अमाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा, यहाँ पे कार एम्प्लॉयर की है और आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए ही इस कार को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एक और अमाउंट ऐड होगा, आप एक काम करिए, जो कार की एक्चुअल कॉस्ट है एम्प्लॉयर के लिए उसका 10% ले लीजिए, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने ये कार किसी से रेंट पे ली है तो जो रेंट अमाउंट या फिर हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो अमाउंट ले लीजिए, वो अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने अगर कार फैसिलिटी के साथ साथ आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है और उस ड्राइवर की सैलरी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में वो भी आपके लिए बेनिफिट है, तो वो भी अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे एम्प्लॉय से अगर कुछ भी अमाउंट इस कार फैसिलिटी के रिलेटेड रिकवर किया जा रहा है तो वो आप रिड्यूस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट मिल जाएगी सर। तो चलिए इसके लिए भी मैंने जो वर्किंग नोट दिया है उस पे हम चलते हैं कि इस कार फैसिलिटी की वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इस कार के रिलेटेड जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दिया था जो आपके एम्प्लॉयर ने बेयर किया वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिया गया था मंथली ₹5,000, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 मंथ से, बिकॉज हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपको पूरे 12 महीने के लिए कार फैसिलिटी दी गई होगी। यस सर। तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट मिलेगा ₹60,000। यहाँ पे एक और अमाउंट आपका एड किया जाएगा, उस कार की जो एक्चुअल कॉस्ट है आपके एम्प्लॉयर के लिए उसका 10% ले लीजिए। यहाँ पे आपको कार की एक्चुअल कॉस्ट दी गई थी ₹8 लाख, उसको मल्टीप्लाई करिए 10% से, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपको मिलेगा ₹80,000। इसके अलावा क्या एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर किया गया इस कार फैसिलिटी के लिए, आंसर इज नो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इस मोटर कार की वैल्यू ऑफ परक्विजिट मिल जाएगी ₹1,40,000। ठीक है सर।
तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा गया था, कार की वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए। कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 3। तो वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा सर? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹1,40,000। वो कार फैसिलिटी की वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगी। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या दिया गया? आगे यहाँ पे आपको ये लिखा है, he pays lump sum premium of rupees 1,20,000 towards health insurance for self and his wife aged 43 years for 48 months on 1st October 2024 by account paycheck. He also contributes rupees 1,50,000 towards PPF। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और उसका यहाँ पे प्रीमियम पे किया इन्होंने ₹1,20,000। अब इसका आपको डिडक्शन दिया जाएगा एटीडी में, अगर आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया। यहाँ पे आपको डिडक्शन में क्या दिया गया कि अगर आपने अपने लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो उसमें जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा एटीडी में। और डिडक्शन के लिए आपका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में आपका मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ₹25,000। लेकिन जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जा रहा है वो अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ₹50,000। अब यहाँ पे मिस्टर हार्दिक की जो एज है वो 45 ईयर्स है और उनकी वाइफ की जो एज है वो 43 ईयर्स है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट आपका रहेगा ₹25,000। तो आपने एक्चुअल प्रीमियम पे किया ₹1,20,000, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 25,000। तो क्या यहाँ पे आपको 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो। यहाँ पे आपने लमसम प्रीमियम पे किया फॉर 48 मंथ और एटीडी के डिडक्शन में आपको ये बोला गया है कि अगर आपने एक से ज्यादा ईयर्स के लिए प्रीमियम एक साथ लमसम अमाउंट में पे किया तो उस केस में आपको डिडक्शन एक साल में नहीं दिया जाएगा, ओवर द पीरियड दिया जाएगा। कितने प्रीवियस ईयर में? जितने प्रीवियस ईयर के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स है। सर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था एक साथ 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे 48 मंथ्स के लिए आपने प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, 1 अक्टूबर 24 से आपके 12 मंथ काउंट करते जाए, जब तक यहाँ पे 48 मंथ्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका पीरियड काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 1 अक्टूबर 24 से 12 महीने कंप्लीट होंगे 1 अक्टूबर 25 को, उसके बाद अगले 12 महीने कंप्लीट होंगे 1 अक्टूबर 26 को, उसके बाद अगले 12 महीने कंप्लीट होंगे 1 अक्टूबर 27 को। तो ये आपके 36 मंथ कंप्लीट हो गए। यस सर। उसके बाद बचे 12 महीने कंप्लीट होंगे 1 अक्टूबर 28 को। तो यहाँ पे आपका 48 मंथ्स का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो रहा है 1 अक्टूबर 28 को। तो यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर हो गए? सर 4 प्रीवियस ईयर। आंसर इज नो। अच्छे से आप काउंट करिए, प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 27-28 एंड प्रीवियस ईयर 28-29। बिकॉज आपका जो 48 मंथ्स का पीरियड है वो 31 मार्च 28 को कंप्लीट नहीं हो रहा है, वहां पे आपका कुछ पीरियड प्रीवियस ईयर 28-29 में भी फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, जितने ईयर्स के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे आपको 5 साल में डिडक्शन दिया जाएगा और हर साल यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा ₹24,000 का। तो करंट प्रीवियस ईयर में जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80D वो यहाँ पे रहेगा ₹24,000। और आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यही निकालना था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कितने अमाउंट का डिडक्शन आपको दिया जाएगा अगर आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा 24,000। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या कुछ दिया गया था? सर यहाँ पे आपको दिया गया है, मिस्टर हार्दिक वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो यहाँ पे इन्होंने 115 बीएससी में टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये निकालना था कि उनको 115 बीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए सर आपको उनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी, बिकॉज उसी के बेस पे आपको ये मालूम होगा कि आपको 115 बीएससी लेना चाहिए या नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। तो सर इनकी एक काम करिए, टोटल इनकम निकाल दीजिए एंड टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकाल देते हैं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम दैट इज 115 बीएससी। बिकॉज मेन इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिया था कि इन्होंने 115 बीएससी लिया है, तो 115 बीएससी में सबसे पहले इनकी टोटल इनकम क्या रहेगी? सर टोटल इनकम में एक ही इनकम रहेगी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज और कोई इनकम आपको यहाँ पे केस स्टडी में नहीं दी गई है। सैलरी में कौन कौन सी चीज टैक्सेबल की जाएगी? सबसे पहले हमने जो बेसिक सैलरी निकाली थी वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹4,27,000। इसके अलावा जो आपका डीएनएस अलाउंस दिया गया था वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी था, वो हमें यहाँ पे मिला था 1,70,800, वो टैक्सेबल कर दीजिए। इसके अलावा परक्विजिट कौन कौन से टैक्सेबल किए जाएंगे? सबसे पहले जो हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मिली थी वो मिली थी 30,000, वो ले लीजिए। इसके अलावा जो मोटर कार फैसिलिटी आपको दी गई थी उसकी परक्विजिट वैल्यू हमें मिली थी 1,40,000, वो टैक्सेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी मिल जाएगी ₹7,67,800। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से डिडक्शन दिए जाएंगे? अगर आपने 115 बीएससी लिया है तो उस केस में आपको सैलरी हेड में एक ही डिडक्शन दिया जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) और 115 बीएससी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 75,000 का, तो वो आप रिड्यूस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगी 6,92,800 और यही आपकी ग्रोस टोटल इनकम रहेगी और यही आपकी टोटल इनकम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे और कोई इनकम नहीं दे रखी है। और यहाँ पे आपको चैप्टर 6 में जो डिडक्शन मिल रहे हैं 80D और 80C में, यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका 80D में डिडक्शन मिलता है और जो पीपीएफ ने आपने कॉन्ट्रीब्यूशन
किया है उसका आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन वो डिडक्शन आपको यहाँ पे 115 बीएससी में नहीं दिए जाते। तो यही आपकी टोटल इनकम रहेगी, दैट इज 6,92,800। तो अब आप एक काम करिए, इनकी टोटल इनकम पे टैक्स लाइब्रेरी निकाल दीजिए अंडर 115 बीएससी। तो 115 बीएससी में सैलरी इनकम पे आपका टैक्स लगता है स्लैब रेट से। तो यहाँ पे स्लैब रेट क्या होगा सर, 3 लाख वाला। 3 लाख तक आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 3 लाख से 7 लाख तक इनकम पे आपका 5% के रेट से टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्चुअल सैलरी इनकम है 6,92,800, तो उस इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 5% के रेट से। तो यहाँ पे आपको वो टैक्स मिलेगा 19,640 रुपीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख तक है और 115 बीएससी में आपको 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा या तो आपका 25,000 या एक्चुअल टैक्स पेबल, दोनों में से जो लोअर होगा उतना आपको रिबेट दिया जाता है 87A में। तो यहाँ पे आपका लोअर अमाउंट है 19,640, दैट इज एक्चुअल टैक्स पेबल। तो यहाँ पे आपकी जो टैक्स लाइब्रेरी रहेगी 115 बीएससी में वो नील रहेगी सर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लाइब्रेरी नॉर्मल टैक्स में भी निकालनी होगी, बिकॉज तभी हमें मालूम होगा कि इनको 115 बीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नॉर्मल टैक्सेस में सबसे पहले उनकी सैलरी इनकम निकालनी होगी, बिकॉज यहाँ पे उसमें क्या चेंज होगा, सबसे पहले जो आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी वो यहाँ पे 7,67,800 रहेगी। उसमें से यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया जाता है वो 115 बीएससी में आपको 75,000 का दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल टैक्सेस में आपको सिर्फ 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगी 7,17,800 और यही आपकी ग्रोस टोटल इनकम रहेगी। अब यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल टैक्सेस लिया है तो उस केस में आपको डिडक्शन दिए जाएंगे अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन कौन कौन से मिलेंगे, जो आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 1,50,000 का, उसका आपको एटीसी में डिडक्शन दिया जाएगा, तो वो आप रिड्यूस कर दीजिए। इसके अलावा जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका आपको एटीडी में डिडक्शन दिया जाएगा, और वो हमें यहाँ पे मिला था, कितना एलिजिबल डिडक्शन हमें मिला था सर, ₹24,000, तो वो आप ले लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी 5,43,800। अब आप इस टोटल इनकम पे टैक्स लाइब्रेरी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे नॉर्मल टैक्सेस में भी सैलरी इनकम आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल की जाती है। तो यहाँ पे आपका स्लैब रेट कौन सा रहेगा, अब यहाँ पे सर मिस्टर हार्दिक की जो एज है वो 60 ईयर से कम है, तो यहाँ पे आपका 2,50,000 वाला स्लैब रेट लगेगा। तो 2.5 लाख तक आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा, दैट इज 12,500। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% के रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है वो 5,43,800 है, तो उस इनकम तक आपका टैक्स लगाइए 20% के रेट से, वो टैक्स आपको मिलेगा 8,760 रुपीज। तो यहाँ पे आपको सैलरी इनकम पे टैक्स मिल गया 21,260 रुपीज। अब यहाँ पे सर क्या रिबेट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 87 है, यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज नॉर्मल टैक्सेस में आपको रिबेट दिया जाता है अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से थोड़ी बहुत भी ज्यादा है तो यहाँ पे आपको 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। 115 बीएससी में आपको 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लाख तक की इनकम पे रिबेट दिया जाता है, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन से रेट कर दीजिए 4% के रेट से, वो आपको मिलेगा 850 रुपीज। तो यहाँ पे आपको राउंडेड ऑफ टैक्स लाइब्रेरी मिल जाएगी ₹22,110 रुपीज। तो यहाँ पे ये आपकी टैक्स लाइब्रेरी रहेगी अंडर नॉर्मल टैक्सेस, और 115 बीएससी में आपकी कोई भी टैक्स लाइब्रेरी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि आपको 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्सेस लेना चाहिए या फिर आपको 115 बीएससी ही लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 115 बीएससी लेना चाहिए, बिकॉज उसमें आपकी कोई भी टैक्स लाइब्रेरी नहीं आ रही है, ठीक है सर। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे हमें 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें यहाँ पे ये बोला है नो मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सिंस एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी नील। 115 बीएससी में उनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने 115 बीएससी लेना चाहिए, उसमें से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे फिफ्थ केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियो का एमसीक्यू डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपके सारे केस सिनारियो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इसके बाद जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है, अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो मैंने इसका जो पीडीएफ है अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।